आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैंने खोई हुई नजरों से आसपास देखा। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले सफेद छत दिखाई दी। हवा में फैली हल्की सी दवाइयों की गंध ने बता दिया कि मैं अस्पताल में हूं। मैंने हल्का सा सिर घुमाया, तभी मेरी नजर बिस्तर के पास बैठी लिंग छिंगचिू पर पड़ी। वो कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ से सिर टिकाए, आंखें बंद किए थोड़ी देर आराम कर रही थी। लगता था उसने पूरी रात यही मेरी देखभाल करते हुए बिताई थी। मैंने बस हल्का सा करवट बदली, इतने में ही वो तुरंत जाग गई। मुझे होश में देखकर उसने तुरंत पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या डॉक्टर को बुलाऊं? एक रात आराम करने के बाद मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा था। मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। फिर हैरानी से पूछा, मैं कल रात बेहोश कैसे हो गया था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। लिंग छिंगचिू ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। डॉक्टर ने कहा है, तुम बहुत ज्यादा डर गए थे। डर की वजह से तुम्हारी धड़कनें असामान्य हो गई, इसलिए तुम बेहोश हो गए। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। बहुत ज्यादा डर गया था? उसने मेरी प्रतिक्रिया ध्यान से देखते हुए पूछा, कल रात की घटना ने तुम्हें इतना डरा दिया था? लेकिन मुझे यह बात खुद भी अजीब लग रही थी। आखिर कल का हादसा इतना भी भयानक नहीं था कि कोई डर के मारे बेहोश हो जाए। शायद छोटे बच्चे भी इतनी आसानी से नहीं डरते, और मैं तो कभी डरपोक इंसान रहा ही नहीं। फिर मैं सिर्फ डर की वजह से कैसे बेहोश हो सकता था? कुल मिलाकर मेरे बेहोश होने की वजह खुद मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। हाँ, यह भी हो सकता था कि उस वक्त मैं सचमुच बहुत डर गया था। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, शायद मैं सचमुच डर गया था। फिर मैंने पूछा, सोंग जिहाओ कैसा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? लिंग छिंगचिू मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद सोंग जिहाओ की चिंता करूंगा। मेरी आवाज में न जलन थी, न ताना, बस एक सामान्य चिंता थी। वो बोली, वो ठीक है, बस हाथ में चोट आई है और थोड़ा सदमा लगा है, कोई गंभीर बात नहीं है। मैंने सिर हिलाया, अच्छा है। इसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। लिंग छिंगचिू के मन में कई तरह के विचार उठने लगे। कल रात वो मुझे छोड़कर सोंग जिहाओ को अस्पताल ले आई थी। फिर मैं भी बेहोश हो गया था। अगर पहले वाला मैं होता तो होश आते ही उससे जरूर झगड़ा करता, लेकिन आज मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल शांत थी। इतनी शांत मानो मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। उसे महसूस होने लगा था कि कुछ दिन पहले मेरे होश में आने के बाद से ही मैं पहले जैसा नहीं रहा। शुरुआत में उसे लगा था कि मैं जानबूझकर उसे अपनी तरफ खींचने का खेल खेल रहा हूं, लेकिन अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था, जैसे मेरी ये बदलती हुई सोच सचमुच असली थी। शायद मेरी परीक्षा लेने के लिए उसने जानबूझकर कहा। सोंग जिहाओ अभी भी बगल वाले कमरे में है, उसे अभी तक होश नहीं आया। मैंने उसकी तरफ देखा। अचानक मुझे पिछले जन्म की एक बात याद आ गई। क्या उस जन्म में भी इसी पार्टी में ऐसा हादसा हुआ था? क्या तब भी सोंग जिहाओ ने लिंग छिंगचिू की जान बचाई थी? और क्या इसलिए लिंग छिंगचिू पूरी रात अस्पताल में उसके साथ रही थी और घर नहीं लौटी थी? अगर सच यही था तो पिछले जन्म में मैंने न जाने कितनी बार उन्हें गलत समझा होगा। शायद शुरुआत में सब सिर्फ मेरा भ्रम था, लेकिन मैं खुद ही हर बात पर झगड़ा करता रहा, हर दिन रिश्ते को बिगाड़ता रहा, और आखिरकार मैंने ही दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। शायद पिछले जन्म में मेरी शादी किसी और ने नहीं, मैंने खुद बर्बाद की थी। मैंने अपनी जिंदगी भी खुद तबाह की थी। अगर उस समय मैं थोड़ा शांत रहता, थोड़ा समझदारी से सोचता, अगर मेरा मन इतना कमजोर न होता, तो कोई भी मेरा घर नहीं तोड़ सकता था। मेरी सारी बदकिस्मती और मेरा पूरा दुख शायद मेरी अपनी ही वजह से था। यह सोचकर अचानक मेरे मन का बहुत सा बोझ हल्का हो गया। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि मैं अब लिंग छिंगचिू के साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता था। मैं अपनी किस्मत को दोबारा दांव पर नहीं लगाना चाहता था। 7 साल मैंने उसे पूरे दिल से चाहा था, इतना प्यार किया, इतनी परवाह की, लेकिन मरते दम तक वो कभी मुझसे प्यार नहीं कर पाई। यही बात साबित करने के लिए काफी थी कि उसका दिल बेहद ठंडा और कठोर था। फिर मैं क्यों दोबारा अपना समय और भावनाएं उसी पर बर्बाद करूं? उसके लिए मेरा प्यार, मेरा जुनून बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। इस जन्म में मैं अब किसी से प्यार नहीं करना चाहता था, और नहीं प्यार के लिए फिर कभी खुद को खो देना चाहता था। ये सब समझने के बाद मेरा मन पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया। सच ही कहा जाता है, जिस इंसान की कोई इच्छा या लालसा नहीं रहती, वही सबसे मजबूत बनता है। लिंग छिंगचिू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं सचमुच पूरी तरह बदल चुका हूं। उसकी सारी परख और इशारे बेकार साबित हो रहे थे। मैंने कहा, इस बार तो सोंग जिहाओ की वजह से ही हम बच गए। अगर वो न होता तो घायल मैं होता। तुम उसे जैसा भी इनाम देना चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिंग छिंगचिू ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? उसने शांत स्वर में पूछा, मतलब मैं सोंग जिहाओ को जैसा चाहो वैसा इनाम दूं? मैंने बिना हिचक सिर हिलाया। हाँ, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। मेरे शब्दों का असली मतलब वो समझ चुकी थी। यहां तक कि अगर वो उसी वक्त सोंग जिहाओ से शादी करना चाहती तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। उसकी आंखें अचानक तेज हो गई। तुम्हारा ये बदलाव वाकई मेरी उम्मीद से बाहर है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसलिए अब ये मत सोचना कि मैं तलाक की बात किसी चाल के तहत कर रहा हूं। मैं सचमुच तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर तुम सच में ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें नए नजरिए से देखूंगी।
मैंने मुस्कुराकर कहा, उसकी जरूरत नहीं है, बस जल्दी से तलाक के लिए राजी हो जाओ ताकि मेरा दिल भी जल्दी आजाद हो जाए। हालांकि लेंग छिंगचियो खुद भी तलाक चाहती थी, लेकिन हर दिन मेरी जिद सुन सुनकर उसे अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। आखिर शादी करने की जिद भी मैंने ही की थी और अब तलाक की जिद भी मैं ही कर रहा था। सबसे ज्यादा उसे यही बात पसंद नहीं थी कि कोई उसकी जिंदगी अपनी मर्जी से चलाए। पहले मैंने उसकी शादी तय करवाई, अब तलाक भी अपनी शर्तों पर चाहता था। उसे लग रहा था कि मैं हद से ज्यादा मनमानी कर रहा हूं। अचानक उसने होठों पर मुस्कान लाते हुए पूछा, शादी को इतना समय हो गया, लेकिन लगता है हमने आज तक कभी किस भी नहीं किया। मैं उसकी बात का मतलब समझ ही नहीं पाया। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसके होंठ मेरे होठों पर थे। मेरा दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। लेंग छिंगचियो मेरी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे मुझे चूम रही थी। उसकी नजरें मेरे चेहरे के हर छोटे से छोटे भाव को पढ़ रही थी। मैं सचमुच हक्का बक्का रह गया था। 2 जन्मों की यादों को जोड़ दूं, तभी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अचानक मुझे किस करेगी। ये तो ऐसी बात थी जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। मैंने पूरी ताकत से उसे अपने से अलग किया। गुस्से में बोला, तुम कर क्या रही हो? पिछले कुछ दिनों से मैं हर बात पर बिल्कुल शांत रहता था। मेरे चेहरे पर शायद ही कोई भावना दिखाई देती थी, लेकिन इस बार मेरा इतना तीखा विरोध देखकर लेंग छिंगचियो हल्के से मुस्कुराई। ये मत कहना कि तुम इसका मतलब नहीं समझते। मैंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, फिर ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें घिन नहीं आती? तुम मुझे नापसंद करती हो, फिर भी जानबूझकर मुझे किस किया। यह सब बहुत बनावटी है। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अपने ही पति को किस कर रही हूं, इसमें घिन कैसी? लेकिन उसने मुझे कभी अपना पति माना ही कब था? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। लेंग छिंगचियो, तुम्हारी ये हरकत सचमुच घिनौनी है। इतना कहकर मैं बिना उसकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिस्तर से उतरने लगा। लेकिन तभी मुझे याद आया, कल रात धक्का लगने पर मेरा टखना मुड़ गया था। मैं ये बात पूरी तरह भूल चुका था। जैसे ही दोनों पैर जमीन पर रखे, तेज दर्द उठा। मैं संभल भी नहीं पाया और सीधे आगे गिर पड़ा, और बदकिस्मती से सीधा लेंग छिंगचियो के ऊपर। संतुलन बचाने के लिए मैंने अनजाने में उसके कपड़े पकड़ लिए। मैं अंदर ही अंदर शर्म से भर गया, लेकिन वो हंस पड़ी। अभी तो कह रहे थे कि मैं घिनौनी हूं, तो अब ये क्या है? खुद ही आकर मेरी बाहों में गिर पड़े। मैं शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता था, लेकिन बाहर से खुद को पूरी तरह शांत रखते हुए बोला, ये सिर्फ एक हादसा था, ज्यादा गलतफहमी मत पालो। वो व्यंग्य से मुस्कुराई, जो तुम्हें जानते हैं वे जानते हैं कि तुम हर समय मुझे गले लगाने का बहाना ढूंढते रहते थे। अभी कहोगे कि गलतफहमी मेरी है? मैंने तुरंत उसे अपने से दूर किया, दृढ़ आवाज में कहा, आज के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए जरा सा भी एहसास नहीं रहेगा। मैं अब कभी तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी ये तीखी प्रतिक्रिया देखकर लेंग छिंगचियो सचमुच हैरान रह गई। उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। इस समय उसके मन में गुस्से का तूफान उठ रहा था। सोचो, एक आदमी जो कभी तुम्हें पागलों की तरह चाहता था, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ तुम थी, वो अचानक कह दे, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। इतना ही नहीं, वो तुम्हें नापसंद भी करने लगे, जैसे किसी परेशान करने वाली मक्खी से भी ज्यादा। लेंग छिंगचियो जैसी स्वाभिमानी और घमंडी औरत ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं था। वो बस ये सहन नहीं कर पा रही थी कि कोई इंसान उसके साथ इतना उल्टा व्यवहार करे। वो ठंडी नजरों से मुझे घूरते हुए बोली, सच कहूं, मेरा बहुत मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हारा गला दबा दूं। पहले भी ऐसा मन करता था और आज भी करता है। मैं हमेशा किसी न किसी तरह उसे इतना गुस्सा दिला देता था कि उसका मन मुझे मार डालने का करता। मैं उसकी आंखों में साफ साफ हत्या जैसा गुस्सा देख सकता था। मैंने शांत स्वर में कहा, लेंग छिंगचियो, पहले गलती मेरी थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब हम तलाक ले लेते हैं। मैं ये गलती और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। प्लीज तलाक दे दो। मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैं भी उसकी आंखों का डरावना भाव देखकर एक पल के लिए चौंक गया। उसने तेज आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कल मेरा वकील तुम्हारे पास तलाक के कागज भेज देगा। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चली गई। मैं कुछ पल तक वही खड़ा रह गया। फिर अचानक मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया। वो तलाक के लिए तैयार हो गई थी। कल हमारा तलाक हो जाएगा। मेरे होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। आखिरकार मैं आजाद होने वाला था। मुझे सचमुच एक नई जिंदगी मिलने वाली थी। अगर उस समय लेंग छिंगचियो ने मेरी खुशी देख ली होती तो शायद सच में लौटकर मेरा गला दबा देती। गुस्से में वो अस्पताल छोड़कर चली गई। उसके स्वभाव को देखते हुए उसका वहां रुकना नामुमकिन था। मैंने तुरंत ली आंटी को फोन किया। वो थोड़ी ही देर में अस्पताल पहुंच गई। छोटे साहब, आखिर हुआ क्या था? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें पिछली रात की सारी घटना बता दी। मुझे इतना खुश देखकर ली आंटी के मन में तुरंत एक ख्याल आया। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, छोटे साहब, क्या मैडम रात भर आपकी बहुत चिंता करती रही? देखिए तो सही, आप कितने खुश लग रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। नहीं, इसका लेंग छिंगचियो से कोई लेना देना नहीं है। ली आंटी हैरानी से बोली, तो फिर आप इतने खुश क्यों हैं? मैं बस मुस्कुरा दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं उन्हें बता देता कि मैं तलाक होने की खुशी मना रहा हूं तो शायद उन्हें लगता कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। तभी
जब हम अस्पताल से निकलने ही वाले थे, एक नर्स आकर बोली, बगल वाले कमरे के मरीज सोंग जेहाओ को होश आ गया है। मैंने सिर हिलाया, मैं जाकर उससे मिल लेता हूं। लेकिन ली आंटी ने तुरंत मुझे रोक लिया। आप मत जाइए, आपके पैर में चोट लगी है, मैं आपकी तरफ से उसका हालचाल पूछाती हूं। वैसे भी मेरा उससे मिलने का मन नहीं था। मैंने हामी भर दी। ठीक है, उसे कहना कल रात जो उसने हमारी जान बचाई, उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं। ली आंटी सोंग जेहाओ के कमरे में पहुंची। वो बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। दरवाजे की आहट सुनते ही उसने उम्मीद भरी नजरों से उधर देखा। लेकिन जब उसने देखा कि आने वाली लेंग छिंचू नहीं बल्कि ली आंटी है, तो उसकी आंखों में साफ निराशा झलक गई। ये देखकर ली आंटी मन ही मन मुस्कुरा उठी। लगता है इसे उम्मीद थी कि मैडम आएंगी। अफसोस, मैडम तो बहुत पहले ही जा चुकी है। उसे इसकी ये बेचारी हालत देखने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि मन में कुछ और सोच रही थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह विनम्र मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हेलो सोंग जेहाओ, मैं हमारे छोटे साहब और मैडम की तरफ से आपका हालचाल पूछने आई हूं। अब तबीयत कैसी है? सोंग जेहाओ भी हल्का सा मुस्कुराया। मैं ठीक हूं। मैडम और मिस्टर लू कैसे हैं? ली आंटी ने जवाब दिया। छोटे साहब को बस हल्की सी चोट आई है। मैडम रात भर उनकी देखभाल करती रही, अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही सोंग जेहाओ की आवाज में हल्की सी उदासी उतर आई। अच्छा है, ली आंटी ने आगे कहा, छोटे साहब ने खास तौर पर आपको धन्यवाद कहने को कहा है। अगर आपने कल रात उन्हें नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आप बस आराम से इलाज करवाइए, बाकी किसी बात की चिंता मत कीजिए। सोंग जेहाओ ने हल्के से सिर हिलाया। मिस्टर लू का धन्यवाद। ली आंटी मुस्कुराई। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने न तो सोंग जेहाओ का मजाक उड़ाया और न ही उसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया, लेकिन अनजाने में उन्होंने उसे सबसे बड़ा झटका दे दिया। कल रात सबसे ज्यादा घायल वही हुआ था। फिर भी लेंग छिंचू पूरी रात मेरी देखभाल करती रही, जबकि सोंग जेहाओ तो ठीक बगल वाले कमरे में भर्ती था। इतनी कम दूरी होने के बावजूद लेंग छिंचू एक बार भी उसे देखने नहीं आई। यहां तक कि उसका हाल पूछने के लिए भी उसने किसी को नहीं भेजा। उल्टा मेरी तरफ से ली आंटी उससे मिलने आई थी। ये बात अपने आप साबित कर रही थी कि लेंग छिंचू की नजर में उसकी चोट उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। सोंग जेहाओ खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिल में इतनी कसक क्यों हो रही है। आखिर पिछली बार जब वो अस्पताल में भर्ती हुआ था, तब तो मैडम खुद उसे देखने आई थी, लेकिन इस बार उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई। फिर भी उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उसकी छठी इंद्रिय बार बार कह रही थी। हाल के दिनों में बहुत सी बातें उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग हो रही थी। क्यों, वो खुद भी नहीं जानता था। बस इतना महसूस हो रहा था कि सब कुछ जैसे पहले से अलग दिशा में जा रहा है। मैं घर वापस आ गया, नहाने के बाद खाना खाया और फिर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। कल मेरा तलाक होने वाला था, इसलिए आज ही सारी तैयारी पूरी कर लेनी थी। मैंने ली आंटी को भी मदद के लिए बुला लिया। वो हैरानी से पूछने लगी, छोटे साहब, ये सब सामान क्यों बांध रहे हैं? क्या कहीं शिफ्ट होने वाले हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, कल मैं यहां से चला जाऊंगा। वो चौंक गई। लेकिन क्यों? मैं उन्हें तलाक वाली बात नहीं बता सकता था। हमारे तलाक की खबर किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए थी। मैंने बहाना बनाया, बस कुछ दिन बाहर रहना चाहता हूं। लेकिन ली आंटी अभी उलझन में थी। अचानक बाहर क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कमरे की तरफ देखते हुए कहा। यह घर बहुत बड़ा है और बहुत खाली खाली लगता है। यहां रहकर घुटन सी होती है, इसलिए कुछ दिन बाहर रहूंगा। मेरी बात सुनकर ली आंटी चिंता से मुझे देखने लगी। छोटे साहब, क्या आपके और मैडम के बीच कुछ हुआ है? मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन बदलना चाहता हूं। और हाँ, दादाजी को इसके बारे में मत बताइएगा। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, ली आंटी, ज्यादा मत पूछिए, मैं जैसा कहूं बस वैसा कर दीजिए, ठीक है? वो मुस्कुरा पड़ी। ऐसा कब हुआ है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी? मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे पता था आप ही मेरे लिए सबसे अच्छी है। ये सुनकर ली आंटी का दिल भर आया। उन्होंने फिर कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप मेरे साथ सामान समेटने लगी। वैसे भी कुछ बातें जान लेने से कोई फायदा नहीं होता। मैं ज्यादा सामान साथ नहीं ले जाना चाहता था, सिर्फ जरूरी चीजें रखी, बाकी सब यही छोड़ देने का फैसला किया। ज्यादा देर नहीं लगी, कुछ ही समय में सारी पैकिंग पूरी हो गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया। अचानक लगा पूरा बंगला पहले से भी ज्यादा सुना हो गया है। वैसे तो ये घर मुझे हमेशा खाली खाली लगता था, लेकिन आज तो इसकी वीरानी और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। शादी के पूरे 1 साल में मुझे इस जगह कभी घर जैसा अपनापन महसूस नहीं हुआ। शायद ये घर कभी मेरा था ही नहीं। अच्छी बात बस इतनी थी कि अभी भी मेरे पास लौटने का मौका था। ये सोचकर कि कल से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी, मेरे मन में अजीब सी खुशी थी, साथ ही जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं बिस्तर पर लेटा अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। पहले मुझे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। मेरे दिमाग में हर वक्त सिर्फ लेंग छिंचू रहती थी। इसी वजह से शादी के बाद मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। लेकिन अब मुझे दूसरी जिंदगी मिली थी। मैं उसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं दोबारा पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन क्या पढ़ूं? यही सोचकर मैं परेशान हो गया। सच कहूं तो
मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। आखिर में मैंने खुद से कहा, पहले तलाक हो जाने दो, बाकी सब बाद में सोच लेंगे। उस रात लेंग छिंगचियो घर नहीं लौटी। सुबह सुबह मैंने अपना सारा सामान नीचे मंगवा लिया। वैसे भी आज तलाक होना था, पहले से तैयारी कर लेना बेहतर था। मेरा सामान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी कई बड़े सूटकेस भर गए थे। उसी समय लेंग छिंगचियो घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के पास रखे सूटकेसों पर पड़ी, वो हल्का सा भौहें सिकोड़कर बोली, ये सब क्या है? एक नौकर ने आदर से जवाब दिया, मैडम, ये सारे सूटकेस छोटे साहब के हैं। लेंग छिंगचियो तुरंत सब समझ गई। मैं तो उसके घर छोड़ने से पहले ही अपना सामान बांध चुका था। न जाने क्यों उसे अचानक मेरी पुरानी बातें याद आने लगी। छिंगचियो दी, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस जिंदगी में मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करूंगा। मुझसे शादी कर लीजिए। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता हूं। अब ये सब याद करके उसे बेहद व्यंग्यात्मक लगा। उसे महसूस हुआ कि मैं शायद कभी प्यार का मतलब समझता ही नहीं था। वो सब सिर्फ पाने की जिद थी। शादी को अभी कितना ही समय हुआ था और मैं पहले ही उग गया था। शायद मैं उससे कभी प्यार करता ही नहीं था, बस इसलिए उसके पीछे पागल था, क्योंकि वो मुझे नहीं मिल रही थी। अब जब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी, तो शायद मैं उससे भी उग गया था। पहले मैंने जबरदस्ती उससे शादी की और अब उसी जिद से तलाक मांग रहा था। उसे लगने लगा कि मैं उसकी जिंदगी को मजाक बना रहा हूं। जितना वो सोचती, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं नाश्ता करके डाइनिंग हॉल से बाहर निकला, तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। मैं सहज ही कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें देखी, मेरे होंठ वहीं रुक गए। लेंग छिंगचियो कुछ पल तक मुझे घूरती रही, फिर बिना कुछ कहे ठंडे चेहरे के साथ ऊपर चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो इतनी नाराज क्यों है, फिर भी मैं उसके पीछे चला गया। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, बस दस्तखत होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने झिझकते हुए फिर पूछा, वकील कब आएगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना सामान लेकर चला जाऊंगा। फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने सोचा, एक आखिरी बात कहकर चला जाता हूं। तुम चिंता मत करो, हमारे तलाक की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तलाक की बात कब सबको बतानी है, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। मैंने जो कहा है वो निभाऊंगा। मेरी बात पूरी होते ही अब तक चुप खड़ी लेंग छिंगचियो अचानक मुड़ी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बहुत अच्छे, सच में कमाल कर दिया तुमने। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो इतनी गुस्से में क्यों है। मैंने अनायास पूछा, क्या हुआ? क्या अब तुम तलाक नहीं चाहती? वो व्यंग्य से मुस्कुराई। मैंने तो कभी तुमसे शादी करना ही नहीं चाहा था, तो फिर तलाक नहीं चाहने की बात कहां से आ गई? मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं इस गलती को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता हूं। उसकी आंखों में गुस्सा और गहरा हो गया। तो तुम्हें भी पता है कि ये एक गलती थी? मैं लेंग छिंगचियो अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करती, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और इकलौती गलती हो। आखिर तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ा? मुझे अपनी इस गलती का हिस्सा क्यों बनाया? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मेरी आंखें हल्के से कांप उठीं, दिल में गहरी टीस हुई। हाँ, ये सब मेरी ही गलती थी। मैं जानता था कि वह मुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी मैंने जिद करके उससे शादी की। मैंने कभी उसके दिल की परवाह नहीं की। मैंने धीमे स्वर में कहा, लेंग छिंगचियो, मुझे माफ कर दो। वो ठंडी हंसी हंसी, एक सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? तुम जानते भी हो मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूं। इस दुनिया में अगर कोई इंसान मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है तो वो तुम हो। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। लगता है मैं सचमुच बहुत बुरा इंसान था, इतना कि कोई मुझसे इतनी नफरत करे। मैंने धीरे से कहा, अब मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, नहीं बीती बातें बदल सकता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें आजाद कर सकता हूं। अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है तो बताओ, मैं वह भी कर दूंगा। उसने बिना किसी भावना के कहा, अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दफा हो जाओ और फिर कभी मेरी आंखों के सामने मत आना। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अब कभी तुम्हारे सामने ना आऊं। इतना कहकर मैं मुड़ गया और शांत भाव से बाहर निकल गया। मुझे इतनी आसानी से जाते हुए देखकर लेंग छिंगचियो के भीतर का गुस्सा और भड़क उठा। ये आदमी पहले मेरी पूरी जिंदगी उलट-पुलट कर गया और अब ऐसे जा रहा है मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे लग रहा था, आखिर ये हमेशा अपनी मर्जी क्यों चलाता है? जितना वो सोचती, उतनी ही ज्यादा नाराज होती जा रही थी। मैं उदास चेहरे के साथ नीचे उतरा। ली आंटी ने मुझे देखते ही पूछा, छोटे साहब क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा, ली आंटी चलते हैं अभी। उन्होंने चिंता से पूछा, आपका और मैडम का फिर झगड़ा हुआ है क्या? मैंने सिर हिलाया, नहीं, बस अब निकलते हैं। ली आंटी ने मन ही मन आह भरी। मेरी शादी कितनी दुखद थी, वो सब कुछ अपनी आंखों से देखती आई थी, लेकिन ये मेरी जिंदगी थी, उसमें दखल देने का उन्हें कोई हक नहीं था। नौकरों ने सारे सूटकेस कार में रख दिए। मैं कार के दरवाजे पर खड़ा होकर आखिरी बार उस बंगले को देखने लगा। दिल में कई तरह की भावनाएं थी, लेकिन उनमें जरा भी मोह नहीं था। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब मेरे दिल में लेंग छिंगचियो के लिए कोई भावना नहीं बची थी। यही सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। वैसे भी वो कभी मुझसे प्यार नहीं करती थी। एक असफल शादी शायद उसकी जिंदगी पर कोई असर भी नहीं डालेगी। आखिर वो इतनी सफल,
इतनी सम्मानित और इतनी मजबूत औरत थी, उसके लिए ये बस एक छोटा सा हादसा होगा। कुछ देर बाद कार चल पड़ी। पूरे रास्ते मैं चुप बैठा रहा। आखिर ली आंटी से रहा नहीं गया। उन्होंने धीरे से पूछा, छोटे साहब, आप सच में ठीक है ना? मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, ली आंटी, क्या मैंने लेंग छिंगचू से शादी करने की जिद करके बहुत बड़ी गलती की थी? वो एक पल के लिए चुप रह गई, फिर बोली, लेकिन छोटे साहब, यही तो आपका सबसे बड़ा सपना था। मैं कड़वी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मैंने कभी उसके दिल के बारे में नहीं सोचा। वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। मैं खुद पर हंस पड़ा। अब समझ आया वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी, और पिछले जन्म में मैंने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर ली। ली आंटी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैडम के मन में क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन उनका स्वभाव सब जानते हैं। वो जो नहीं करना चाहती, उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। उस समय उन्होंने आपसे शादी की, तो शायद उसके पीछे उनका भी कोई कारण रहा होगा। उनकी बात सुनकर मैं अचानक सोच में पड़ गया। सही तो कह रही है, अगर लेंग छिंगचू सचमुच शादी नहीं करना चाहती, तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता था। वो चाहती तो सगाई के बाद शादी की तारीख टालती रहती, फिर आराम से रिश्ता भी तोड़ सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने आखिरकार मुझसे शादी कर ली। मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं था। मैं हमेशा यही मानता रहा कि उसे जबरदस्ती मुझसे शादी करनी पड़ी, लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं लग रही थी। हाँ, वो मुझसे नफरत करती थी, और उसने खुद कहा था कि उसने कभी मुझसे शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो फिर उसने शादी क्यों की? क्या वो मुझसे प्यार करती थी? ये सोचते ही मैंने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया। नामुमकिन। तो फिर असली वजह क्या थी? मैं इसी सोच में डूबा था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं चौंक गया, लेंग छिंगचू। मैंने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ से उसकी ठंडी आवाज आई, कहा हो? मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। अभी तो उसने खुद मुझे जाने के लिए कहा था। मैंने जवाब दिया, रास्ते में हूं। क्या अब तलाक के कागजों पर साइन करने हैं? उसने ठंडे स्वर में कहा, 5 मिनट के अंदर वापस आ जाओ। इतना कहकर उसने बिना कुछ और बोले फोन काट दिया। मैं समझ नहीं पाया कि वो आखिर चाहती क्या है। क्या सचमुच अब दस्तखत होने वाले हैं? मैंने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी वापस मोड़ो। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे, इसलिए कुछ ही मिनटों में वापस बंगले पहुंच गए। मुझे लगा था कि उसने मुझे तलाक के कागजों पर साइन कराने के लिए बुलाया है। मैं ऊपर गया और बेडरूम का दरवाजा खोला, लेकिन वो बाथरूम में नहा रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मैं वापस आ गया हूं। क्या अब साइन करने हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरे पास बाहर इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। करीब 10 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। लेंग छिंगचू हल्के रंग का बाथरोब पहने बाहर आई। उसकी गोरी त्वचा पर नहाने की ताजगी साफ झलक रही थी। उसकी खूबसूरत और आकर्षक काया किसी का भी दिल धड़का सकती थी। मैं पहले उस पर पागलों की तरह क्यों फिदा था, अब यह बात पूरी तरह समझ आती थी। उसकी हैसियत को एक तरफ रख भी दे तो सिर्फ उसका चेहरा और उसकी खूबसूरती ही किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी थी। वो किसी मोहिनी से कम नहीं लग रही थी। उसकी हर अदा लोगों का दिल चुरा लेने वाली थी। मैं बचपन से ही बड़े बड़े लोगों के बीच पला बढ़ा था, खुद भी देखने में कम आकर्षक नहीं था। घर परिवार और रुतबा भी किसी से कम नहीं था। लेकिन जब मैंने पहली बार उसे देखा था, उसी पल उस पर दिल हार बैठा था, और फिर कभी खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी खूबसूरती सचमुच बेमिसाल थी। मैंने मन ही मन स्वीकार किया, वो वाकई एक असाधारण औरत थी। अगर मैंने पिछले जन्म की सारी तकलीफें न झेली होती, तो शायद आज भी उसी पर फिदा हो जाता। अच्छी बात बस इतनी थी कि अब मैं अपने दिल पर काबू रखना सीख चुका था। मैंने शांत स्वर में पूछा, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? उसने ठंडी नजर से मेरी तरफ देखा, फिर नाराज लहजे में बोली, किसने कहा था कि तुम अपनी मर्जी से चले जाओ? मेरे गले में जैसे शब्द अटक गए। अभी कुछ देर पहले तो उसी ने मुझे निकल जाने के लिए कहा था, लेकिन मैं बेकार की बहस नहीं करना चाहता था। मैंने सिर्फ इतना पूछा, आखिर मुझे वापस क्यों बुलाया? उसने बिना कुछ कहे अपना फोन उठाया, एक मैसेज खोला और फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने स्क्रीन पर लिखा संदेश पढ़ा, छिंगचू, क्या तुम्हारा और जेचुआन का फिर झगड़ा हो गया है? मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहां रहने आ रही हूं। दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। अगर तुम दोनों फ्री हो तो साथ में लंच करेंगे। मां, ये मेरी सास का मैसेज था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी मां आ जाने वाली है? उसने बिना कोई भाव बदले कहा। जब तक वो यहां है कोई गड़बड़ मत करना। तलाक की बात उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, समझे? उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। मैं समझ गया कि यह बात किसी भी हालत में छिपानी होगी। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माता पिता से भी ये बात क्यों छिपाना चाहती है। फिर भी मैंने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैंने अब तक किसी को कुछ नहीं बताया, और जब तक मैं खुद कुछ नहीं कहूंगा, लोग चाहे जितना शक करें, उन्हें यकीन नहीं होगा कि हमारा सचमुच तलाक होने वाला है। वैसे भी सब जानते हैं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। ऐसे में कोई भी ये नहीं मानेगा कि मैं उससे तलाक ले सकता हूं। कुछ पल सोचने के बाद मैंने फिर कहा, क्या पहले तलाक के कागजों पर साइन नहीं कर सकते? मैं उसके बाद भी तुम्हारे साथ सबके सामने पति पत्नी होने का नाटक करता रहूंगा। लेंग छिंगचू के होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। तुम्हें लगता है मैं ऐसा सौदा करूंगी जिसमें मेरे हाथ में कोई नियंत्रण ही न रहे? अगर पहले तलाक हो गया तो उसके बाद मैं उसके कहे अनुसार चलूं या नहीं, यह पूरी तरह मेरी मर्जी होगी। मैं उलझन में पड़ गया, लेकिन
तुमने तो कहा था कि आज साइन करेंगे। सच तो यह था कि मैं कल से ही इस पल का इंतजार कर रहा था। अगर आज तलाक नहीं हुआ तो मुझे सचमुच निराशा होगी। मैंने समझाने की कोशिश की, हम चुपचाप साइन कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को भी कुछ पता नहीं चलने दूंगा। इन दिनों लिंग छिंगचियो को सबसे ज्यादा जिस बात से चिढ़ होने लगी थी वो थी मेरे मुंह से बार बार तलाक शब्द सुनना। मैं पिछले कई दिनों से हर बात में यही दोहराता आ रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे तलाक जरूर लूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी तलाक लेना भूल जाओ। मेरे पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने पूछा, तो कम से कम कोई समय तो बता दो। मैं आखिर कब तक इंतजार करूं? मैं हमेशा इंतजार नहीं कर सकता। असल में मुझे डर था कि कहीं मेरा धैर्य जवाब न दे जाए। उसके भीतर गुस्सा फिर से उभर आया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। मेरे लिए तलाक लेना इतना आसान नहीं है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाएगी तब मैं खुद तुमसे तलाक लूंगी। उस दिन तुम चाहो या न चाहो तलाक होकर रहेगा। मुझे पूरा यकीन था वो भी मेरी ही तरह इस शादी को जल्द खत्म करना चाहती थी। जब इस गलत शादी की शुरुआत मेरी वजह से हुई थी तो उसे खत्म करने में भी मुझे उसका साथ देना चाहिए। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती मैं इंतजार कर लूंगा, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बस आज जो कहा है उसे भूलना मत। वो हल्का सा हंसी, तुम्हें लगता है मैं अपनी बात से पलट जाऊंगी? मुझे तो ज्यादा डर है कि कहीं आखिर में पलटने वाले तुम न निकलो। मैंने तुरंत हाथ उठाकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं पलटूंगा। वो अब मुश्किल से अपना गुस्सा रोक पा रही थी। अब निकलो यहां से, मुझे आराम करना है। मैं वही खड़ा रहा। मैंने पूछा, अब मैं किस कमरे में रहूं? उसने आंखें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा। इतना बेवकूफी भरा सवाल भी पूछना पड़ रहा है? जाहिर है तुम मेरे ही कमरे में रहोगे। अगर हम अलग अलग कमरों में रहने लगे तो उसकी मां को तुरंत शक हो जाता। अभी किसी भी हालत में उसके माता पिता को हमारे तलाक की भनक नहीं लगनी चाहिए थी। कुछ पल बाद उसने कहा, जल्दी जाकर अपना सारा सामान वापस कमरे में रखवा दो। इतना कहकर वो बाहर चली गई। मैंने कोई विरोध नहीं किया। फौरन नौकरों को बुलाकर अपना सारा सामान फिर से उसी कमरे में रखवा दिया। लिंग छिंगचियो के माता पिता भी इसी सिटी में ही रहते थे, बस उनका घर यहां से थोड़ा दूर था। कभी कभी मैं भी लिंग छिंगचियो के साथ उनके घर खाने पर चला जाता था। उसके पिता लिंग परिवार के मुखिया और लिंग ग्रुप के संस्थापक थे, बहुत रौबदार और प्रभावशाली व्यक्ति। वही उसकी मां झाओ शुहुआ। सुना था कि अपनी जवानी में वो पूरे सी सिटी की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी। सिर्फ सुंदर ही नहीं, बेहद शिक्षित और संस्कारी भी थी। लिंग छिंगचियो ने अपने माता पिता की हर अच्छी बात विरासत में पाई थी। वो सचमुच हर मायने में परफेक्ट लगती थी। मेरे पास अगर कुछ था तो बस अच्छा परिवार और ठीक ठाक शक्ल सूरत। बाकी किसी बात में मैं उसके सामने नहीं टिकता था। अच्छी बात यह थी कि झाओ शुहुआ ने कभी मुझे नापसंद नहीं किया। वो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, इसलिए मुझे उनके सामने अभिनय करने की ज्यादा चिंता नहीं थी। बस इतना ध्यान रखना था कि उन्हें हमारे तलाक का जरा भी शक न हो। दोपहर ठीक 12 बजे झाओ शुहुआ समय पर पहुंच गई। मैं और लिंग छिंगचियो दोनों उन्हें लेने बाहर गए। एक शानदार रोल्स रॉयस आकर रुकी। उसमें से झाओ शुहुआ उतरी। उनका व्यक्तित्व बेहद शालीन और गरिमामय था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उम्र उन पर रुकी हुई हो। करीब 60 साल की होने के बावजूद वो मुश्किल से 40 साल की लगती थी। उनकी त्वचा और फिटनेस देखकर कोई भी दंग रह जाए। मैं मन ही मन उनकी बहुत इज्जत करता था। लिंग छिंगचियो ने आदर से कहा, मां। हालांकि उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, मां। झाओ शुहुआ ने तुरंत बनावटी नाराजगी दिखाई। क्या बात है, मां को देखकर तुम दोनों जरा भी खुश नहीं हुए? हर समय इतना गंभीर चेहरा क्यों बनाए रखते हो? जरा मुस्कुराया भी करो। उदास चेहरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर उन्होंने प्यार से शिकायत की, कितने दिन हो गए तुम दोनों घर नहीं आए? हर बार मुझे ही बुलाना पड़ता है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो हंस पड़ी, ठीक है, मुझे पता है, छिंगचियो आजकल बहुत बिजी रहती है। और अचवान, तुम्हें तो बस मेरी बेटी ही दिखाई देती है। मां याद ही कहाँ रहती है? मैं शर्माते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तो आप भी मेरी अपनी मां जैसी है। झाओ शुहुआ मुस्कुरा दी, बस मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, यही मेरे लिए काफी है। चलो अंदर चलते हैं, इस बार मैं कुछ दिन यही रहने वाली हूं। आराम से बैठकर खूब बातें करेंगे। मैं चुपके से लिंग छिंगचियो की तरफ देखने लगा। उसी समय उसने भी मेरी तरफ देखा। हम दोनों की नजरें मिली और बिना कुछ कहे हम एक दूसरे का मतलब समझ गए। दोपहर का खाना पहले से तैयार था। हम सब सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। खाते खाते लिंग छिंगचियो ने धीमे से पूछा, मां, क्या आप सचमुच कुछ दिन यही रहेंगी? पापा ने मान लिया। उसके माता पिता हमेशा साथ रहते थे। इतने सालों में शायद ही कभी अलग हुए हों। ऐसे में झाओ शुहुआ का अकेले यहां आना थोड़ा अजीब था। वो मुस्कुराई, उन्हें मानना है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, फैसला मैं करती हूं। लिंग छिंगचियो ने मजाक में पूछा, कहीं आप दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ? झाओ शुहुआ ने प्यार से उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। कैसी बेकार बातें करती हो, मैं तो इसलिए आई हूं कि कहीं तुम दोनों के रिश्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए। असल में उनके आने की असली वजह कुछ और थी। वो हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने नहीं आई थी, बल्कि उन्हें अपने नाती नातिन की इतनी बेसब्री से प्रतीक्षा थी
कि अब उनसे इंतजार नहीं हो रहा था। हमारी शादी को इतना समय हो चुका था, लेकिन लेंग छिंगचियो अब तक मां नहीं बनी थी। इसलिए उन्होंने तय किया था कि कुछ दिन हमारे साथ रहकर किसी तरह हमें बच्चा करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन न मुझे इसका पता था और नहीं लेंग छिंगचियो को। हम दोनों तो यही समझ रहे थे कि बस उनके सामने पति पत्नी होने का नाटक ठीक से निभाना है। दिन भर लेंग छिंगचियो ऑफिस में रही। रात काफी देर से वो कमरे में लौटी। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर बिस्तर पर सोए हुए मुझ पर पड़ी। कमरे में हल्की सी गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। असल में मैं